अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ दारी न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है ईरान फाइनल वार्निंग टू पाकिस्तान टू रिप्लाई 1.4 रीपे 1.4 करोड़ इंडियन, हाँ इंडियन डॉलर का निशान नहीं है, इन 15 डेज, इन 15 डेज। व्हाट विल पाक डू? तो देखिए कि कोई मसला नहीं है, थोड़े बहुत करके हम दे देंगे, है ना। थोड़े बहुत करके हम दे देंगे। हम पूरा कहाँ पाकिस्तान से देंगे? निचोड़ के दे देंगे, वो क्या है। आवाम से निचोड़ के दे दूंगा मैं, लेकिन अपनी अच्छा, जेब से ये नहीं इशू निकालूंगा। पता है आपको? काफ़ी कुछ वीडियोस में आपने देखा था कि वो ईरान से पाइपलाइन का चक्कर था, जो ईरान से पाइपलाइन इंडिया तक जानी है गैस की, तो उसका मामला है। देखते हैं इस वीडियो की डिटेल में सारी। गौरव जो है ना, गौरव भैया बड़ी डिटेल से वीडियो बनाते हैं। पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है। देश की आर्थिक हालत पहले से इतनी डगमगा रही थी, लेकिन हाल ही में उस पर ईरान ने 18 बिलियन डॉलर्स का फाइन लगा दिया है। उसके बचे कुचे डॉलर्स तालिबान स्मगल करके अफगानिस्तान ले जा रहा है, और तो और उसकी जनता अब राशन की लाइनों में भूख से दम तोड़ रही है। बट यू नो व्हाट फ्रेंड्स, इस सब के बीच में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहना ही था। इन्होंने सारा इल्जाम, सारा ब्लेम अल्लाह पर डाल दिया कि पाकिस्तान को अल्लाह ने क्रिएट किया था और अब इसकी हिफाजत भी वही करेंगे। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है, पर अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की। हम इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर सकते हैं, वो अलग बात। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव एंड ऑल इज नॉट वेल इन पाकिस्तान, क्योंकि इतनी मुसीबतों से घिरे होने के बावजूद भी पाकिस्तानी सरकार मिलिट्री का बजट कम करने का नाम ही नहीं ले रही, और ऐसे में पब्लिक का गुस्सा भी बिल्कुल वैलिड है। जरा ये ट्वीट्स देखिए, इनमें लिटरली लोग ये पूछ रहे हैं कि खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, अब खाए क्या। पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बनाए गए बॉम्ब्स, और इसीलिए पाकिस्तान यूरेनियम की स्मगलिंग और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बेचने पर उतर आ गया है। अब पाकिस्तानी इकोनॉमी एग्जैक्टली कितनी पानी में है, इस पर ऑलरेडी मैंने काफी डिटेल एनालिसिस किया था, और उसे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। बट अभी के लिए पाकिस्तान के सर पर सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल खतरा भी मंडरा रहा है, वो भी 18 बिलियन डॉलर्स का खतरा। ध्यान से सुनना। सो ये है 1880 किलोमीटर लंबी ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन, जिसका काम है ईरान में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड से पाकिस्तान के लिए इन इलाकों में नेचुरल गैस पहुंचाना। वैसे इनिशियली अगर देखा जाए तो इंडिया भी इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडिया पीछे हट गया। एनीवे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पाइपलाइन की डेडलाइन थी 2014, और ईरान ने डील के मुताबिक अपने हिस्से की 1100 किलोमीटर की पाइपलाइन ऑलरेडी बना दी, पर पाकिस्तान की साइड पर पाइपलाइन का नामो निशान तक नहीं है। कारण यूएस सैंक्शंस का डर। खैर, इस सब के बावजूद 2019 में ईरान ने पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से डील साइन की और डेडलाइन 10 साल आगे शिफ्ट कर दिया 2024। लेकिन फिर से हुआ ये कि पाकिस्तान का काम चालू भी नहीं हुआ और ईरान के नोटिसेस आ गए। पर इस बार ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। तो अभी स्टेटस ये है ना कि हाल ही में उसने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है, या तो वो प्रोजेक्ट को पूरा करे या फिर 18 बिलियन डॉलर्स की पेनल्टी भरने को तैयार हो जाए। एंड नाउ फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास सब कुछ मिला जुला के हार्डली कुछ 4 से 5 बिलियन डॉलर्स बचे हैं, तो वो ईरान को 18 बिलियन डॉलर कहां से देगा? सो सी, ऐसे सिचुएशंस में ना कंट्रीज मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे में लेकर जाते हैं। अब मान लो ईरान आईसीजे में जाए और केस जीत जाए, तो ऐसे में होगा ये कि उसे ईरान में मौजूद पाकिस्तानी एसेट्स जैसे उनकी सरकारी बिल्डिंग्स या एम्बेसी एक्सेट्रा मिल जाएगी, और फिर ईरान उन्हें बेचकर अपने पैसे को वसूल कर सकता है। सो फ्यूचर में ईरान पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन सकता है। बट वेट, पाकिस्तान की समस्या है ना यहां पर खत्म नहीं होती। देखो, किसी भी देश के एसेट्स का मेन हिस्सा होता है उसके डॉलर रिजर्व्स, और पाकिस्तान के बचे कुछ रिजर्व्स पर अब तालिबान की भी नजर पड़ गई। सो रिसेंटली पाकिस्तान के करेंसी एक्सचेंज के एक सीनियर ऑफिसर हसन अब्बास का यह बयान आया कि सरकार का फॉरेक्स रिजर्व को लेकर कोई भी प्लान अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कस्टमर्स मार्केट में सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स खरीदने आ रहे हैं। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो 2023 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी 3.5% से स्लो हो जाएगी।
और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2050 तक पाकिस्तान की जीडीपी 18% से 19% तक गिरने वाली है। लेकिन वहीं पर इंडियन इकोनॉमी ऑन द अदर हैंड 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर देगी। अब इंडियन इकोनॉमी के इस बूम में मेजर हाथ आईटी सेक्टर्स का होगा, क्योंकि ये सेक्टर 300 से 350 बिलियन डॉलर्स का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करेंगे। सो मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स, डॉलर होर्डिंग की वजह से डॉलर तेजी से पाकिस्तानी एक्सचेंज मार्केट से वाइप आउट होते जा रहा है, और इसी डॉलर होर्डिंग का मेन कारण है अफगान पाकिस्तान डॉलर कार्टेल। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले एक साल में अफगानिस्तान की करेंसी दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गई है। वहीं पर पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू 36% गिर चुकी है। मतलब आज $1 की कीमत मार्केट में 240 पाकिस्तानी रुपी से भी ज्यादा है, और अफगानिस्तान की करेंसी ऑलमोस्ट 1 इंडियन रुपी के बराबर है। बट फ्रेंड्स, द डेविल लाइज इन द डिटेल, क्योंकि यही डॉलर अफगानिस्तान के ब्लैक मार्केट में 260 रुपीज में जा रहा है इंस्टेड ऑफ 240। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, जब से अफगानिस्तान में ना तालिबान आई है, ना तो उसके ट्रेड रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए हैं और ना ही उसके पास डॉलर कमाने के रास्ते बचे हैं, और तो और उसके सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स भी यूएस ने फ्रीज कर दिए। ऐसे में तालिबान ने सोचा कि क्यों ना एक डॉलर कार्टेल तैयार कर दिया जाए, यानी कि एक ऐसा ब्लैक मार्केट जहां पर लोग डॉलर को मार्केट प्राइस से भी 10 से 20% महंगे में बेच सके। इनफैक्ट खबर तो यह भी है कि तालिबान दोनों तरफ से लोगों को एंकरेज कर रहा है कि वो मौके का फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा डॉलर अफगानिस्तान में एक्सचेंज करवाए। अब इस डॉलर मूवमेंट को स्मूथ रखने के लिए एक हवाला सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके मेन प्लेयर्स नॉट सो सरप्राइजिंगली है दोनों देशों की पॉपुलर और कॉमन ट्राइब्स, पाश्तुन्स। अब ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत कैसे बन रहा है, इसे सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, रसूल नाम का एक अफगानी ट्रेडर जो लोकल करेंसी देकर अफगानिस्तान में कोल खरीदता है, फिर उस खरीदे हुए कोल को रसूल पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करके पेमेंट भी पाकिस्तानी रुपी में ही लेता है। इसके बाद रसूल पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर उस रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करवाता है और अफगानिस्तान वापस ले जाता है। इनफैक्ट इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डॉलर का ट्रांसफर बैंक्स के थ्रू नहीं बल्कि ट्रक्स के थ्रू होता है। जी हां, ट्रेडर्स अपने डॉलर्स को वेजिटेबल ट्रक्स में छुपाकर बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, और पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर की माने तो इस इलीगल ट्रांसफर में खुद पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्सेस भी इन्वॉल्व है। और तो और पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट शादी हुसैन का यह कहना है कि वहां 10 में से 8 लोग हवाला के रास्ते ही डॉलर को स्मगल करते हैं। सो अब सोचो, पाकिस्तान कितने बिलियन डॉलर्स तो इस कार्टेल की वजह से ही लूज कर चुका होगा। अब इसमें ऐड करो पाकिस्तान का डेट। वेल, पाकिस्तान के जीडीपी का 97% एक्चुअली सऊदी, चाइना और IMF से लिए कर्जे से बना है। सो साफ शब्दों में बताऊं तो पाकिस्तान हर तरफ से घिर चुका है। लेकिन अब खुद को कर्ज से निकालने के लिए सरकार क्या कर रही है, सुनोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आता है पाकिस्तान के ऑस्टेरिटी मेजर्स। गौर से सुनना जरा इसे। इन मेजर्स के तहत पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 10% से कम कर दी जाएगी, मिनिस्टर्स के खर्चे 15% से कम, और तो और मिनिस्टर्स की तादाद भी 78 से गिराकर 30 कर दी जाएगी। बट दिस इज नॉट इट। सरकार ने एम्प्लॉय का फ्यूल, ट्रैवल और मेडिकल अलाउंस तक सब कुछ ऑलमोस्ट सस्पेंड कर दिया है, और कैबिनेट सेक्रेटरी के हिसाब से अगर ये ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं लिए गए तो एम्प्लॉयज की सैलरी रोकने तक की भी नौबत आ सकती है। और अब ये नौबत आ सकती है या ऑलरेडी आ भी चुकी है, ये कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा। पर फिलहाल रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी बेचने पर उतर आ सकता है। आयरॉनिकली ये वही बॉम्ब्स है जो पाकिस्तान ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद बनाए थे। एंड देन पीएम भुट्टो ने फेमसली कहा था कि पाकिस्तान की आवाम घास खाकर पेट भर लेगी पर न्यूक्लियर वेपन बनाकर रहेगी, और आज हालत ऐसी हो गई है कि लोग इसी स्टेटमेंट का उल्टा बोल रहे हैं। वेल, इसीलिए आज ग्लोबली सभी डरे हुए हैं। इनफैक्ट खुद यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन को डर है कि कहीं पाकिस्तानी सरकार सच में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ईरान और लिबिया जैसे डेंजरस बायर्स को ना बेच दे। पर इससे भी शॉकिंग है गार्डियन के ये रिपोर्ट्स, जिसके हिसाब से 1970s से पाकिस्तान के 60% एटॉमिक प्रोजेक्ट्स को सऊदी ने फंड किया है, और इसीलिए कहा जाता है कि उसे पूरा राइट है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को खरीदने का। कुछ साल पहले खुद सऊदी के प्रिंस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएगा तो सऊदी भी पीछे नहीं हटेगा। एंड एज यू नो, जब से ट्रंप ने ईरान के साथ पेरिस डील तोड़ी है, ईरान ने यूरेनियम प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है, और यही यूरेनियम होता है बॉम्ब्स का मेन इंग्रेडिएंट। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पैर दोनों नाव में हैं यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान बॉम्ब बेचे या यूरेनियम, दोनों ही उसके फायदे का सौदा है। इनफैक्ट यूरेनियम स्मगलिंग से पाकिस्तान को कई सालों से पैसा आ रहा है। बट गेस व्हाट, जिस न्यूक्लियर पावर को पाकिस्तान फ्लॉन्ट करते रहता है, असली फैक्ट तो यह है कि ये टेक्नोलॉजी इन्होंने कभी डेवलप ही नहीं की थी। ऐसा वाइडली एक्सेप्टेड है कि AQ खान ने डच लेबोरेटरी से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुराई थी।
और इससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए। यस, ये सब शुरू हुआ जब इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से डेवलप हो रहा था। तो पीएम भुट्टो ने अपने साइंटिस्टों को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेटस दिलाने का ऑर्डर दे दिया और इसी मिशन में पाकिस्तान के मेन एसेट थे साइंटिस्ट AQ खान, जो एक डच न्यूक्लियर लेबोरेटरी FDO में टेक्निकल ट्रांसलेटर का काम कर रहे थे। इसी लैब को ज्वाइन किया फ्रिट्ज वीरमैन नाम के एक टेक्निकल फोटोग्राफर ने और कुछ ही समय में खान और वीरमैन अच्छे दोस्त बन गए। अब FDO में एक डच, ब्रिटिश और जर्मन साइंटिस्ट का कंसोर्टियम किसी सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और इसी दौरान वीरमैन को खान की एक्टिविटीज कुछ फिशी लगने लगी। फिर एक दिन वीरमैन खान के घर डिनर पर गए एंड ही वाज शॉक्ड, क्योंकि उन्हें खान के घर में प्रोजेक्ट की क्रूशियल डिटेल्स और सेंट्रीफ्यूज डिजाइन्स की कॉपी मिली और ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो आइडियली लैब के वॉल्ट में छुपे होने चाहिए थे। वीरमैन ने इनिशियली जब ये मैटर सीनियर्स को रिपोर्ट किया तो किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया, पर खान ने मौका देखते ही सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान स्मगल कर दी और खुद भी वापस पाकिस्तान भाग आया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सरकार ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड बना दिया। फिर कई सालों बाद पता चला कि वीरमैन का शक बिल्कुल सही था। इनफैक्ट इंडिया ने भी पास्ट में खान और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर नेक्सस पर उंगली उठाई थी और खुद खान ने एक इंटरव्यू में कन्फेस किया था कि उसने टेक्नोलॉजी ईरान, लिबिया और नॉर्थ कोरिया को बेच दी। अब फ्रेंड्स, ये सब देखते हुए आई थिंक सबसे बड़ा थ्रेट इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए इन जनरल वो ये है कि कुछ पैसों के लिए ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान ये सबसे घातक टेक्नोलॉजी टेररिस्ट के हाथों ना सौंप दे। देखा जाए तो पाकिस्तान के पास दुनिया का 6th लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल है और अगर इस स्टॉक में से अगर कुछ भी एक्सट्रीमिस्ट के हाथ लग गया तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा और इसीलिए आई बिलीव इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरवीन करना चाहिए और न्यूक्लियर टेक को गलत हाथों में लगने से हर हालत में बचाना चाहिए। और रही बात पाकिस्तान की, तो गॉड फॉरबिड अगर इनकी हालत नहीं सुधरी तो बहुत जल्द इनका बंटवारा हो सकता है। इनके पॉसिबल बंटवारे के बारे में हमने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो अगर आपने इसे चेकआउट नहीं किया है तो इसे जरूर देखना, आपको पूरी सिचुएशन समझ में आएगी पाकिस्तान की। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट लाइफ फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। जी जनाब, अच्छा बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम पहले ये वीडियोस देखी थी, ईरान वाली पाइपलाइन वाला मसला। जब एक कंट्री के 2 कंट्रीज़ के दरमियान मुआहदा हो चुका है कि हमने ये पाइपलाइन मिलके बनानी है। अच्छा देखिए, मज़े की बात सुने, हमारे कंट्री में गैस का इशू है, हमें वहाँ से गैस मिलनी है। हमारे यहाँ गैस ख़त्म हो गई। सुई के मकाम पे जो गैस थी, जो पूरी ज़िंदगी हमने चलाई है, तो अब वो गैस ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो गई है। लेकिन जब आपको पता है, अच्छा जब जहाँ पर भी कोई ज़मीन के नीचे चीज़ें मिलती हैं ना, तो साइंटिस्ट ये भी पता कर लेते हैं कि ये कितने सालों तक का ज़ख़ीरा है, ये कितने साल चलेगा। फिर उसके बाद दूसरे ज़ख़ीरे ढूंढने लग जाते हैं लोग, कंपनियाँ होती हैं, इदारे होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। हमने उसी गैस को निचोड़ दिया। 75 साल तक हमारे घरों में गैस आती थी, अब नहीं आती। अब गैस का इशू है। ईरान से हमें गैस मिलती, लेकिन ईरान पे अमेरिका की पाबंदियां हैं। अमेरिका हमारे आना वाला मामला है कि हमारा अमेरिका के साथ इल्हाक बना हुआ है। जैसे अमेरिका ने कहना हम वैसे चल रहे हैं। तो आज यूँ समझ लो कि ईरान ने, यूँ समझ लो कि एक टारगेट दे दिया होगा, कितने टाइम का, 15 दिन का, कि आपने हमें इतने पैसे 1.4 या 1.2। अच्छा, ईरान ने अपनी पाइपलाइन बिछा दी है यार, ये तो देखें, मुफ्त की बिछी होगी क्या? पैसे और लगे हम होंगे जो कंट्री अपने मुआहदे से मुकरेगा तो बाकायदा आलमी अदालत भी है, पता है आपको। एक पूरी दुनिया के जो केसेस होते हैं उसकी भी एक अदालत है। इस कंट्री ने मेरे साथ ये किया, उस कंट्री ने, फिर बाकायदा एक अदालत लगती है, उस पर भी ईरान जा सकता है। दूसरे हालात पाकिस्तान के, दूसरे मतलब वीडियो के 2 पार्ट थे। फिर दूसरा पार्ट यही था कि जैसे हमारे हालात हैं, तो हम जब इंसान के हालात बहुत ही बुरे हो जाते हैं तो इंसान चीज़ें बेचने पे आ जाता है। तो ईरान के यूँ समझ लो कि जो एसेट्स हैं पाकिस्तान के, ईरान में असम्बली है, एम्बेसी हो सकती है, बिल्डिंगें हो सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है। हर कंट्री का कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री में होता है, वो ज़ब्त किए जा सकते हैं। अच्छा, बहुत ही बुरी कंडीशन में जब ये बहुत कीमती चीज़ है, एटम बहुत कीमती चीज़ है। ये सिर्फ 4 से 5 कंट्री है शायद एटमी ताकत, जैसे अमेरिका है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, फ्रांस है, बस इस तरह से, इसके अलावा कोई भी नहीं है स्पेसिफिक कंट्रीज। हाँ, और ये यूँ समझ लो कि बैलेंस के लिए भी ज़रूरी है। और ये दुनिया की, जिसने ये एटम बम इजाद किया था ना, उससे कोई पंगा नहीं लेगा, कोई जंग नहीं करेगा। जो जिसकी ये इनोवेशन थी, बहुत पुरानी बात है। एटमी कंट्री से कोई लड़ेगा नहीं, पहली चीज़ तो ये, ठीक है।
और पूरी जब दो एटमी कंट्री आपस में मसले मसाइल होते हैं ना, पूरी दुनिया उनको मनाने के लिए आती है। क्यों? क्यों? सोचें, बताएं। दो एटमी ताकतें, अगर उनका आपस में झगड़ा शुरू होता है तो पूरी दुनिया उस झगड़े को नहीं होने देती। क्यों? क्योंकि दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। जब दोनों मुल्क तबाह होंगे, दुनिया आसपास के मुल्कों को भी तबाह कर सकते हैं, बहुत नुकसान हो सकता है। तो मिसाल के तौर पे जिस शख्स ने बनाया था ना हैमर, मेरे ख्याल में शायद अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो कह रहा है मैंने दुनिया की सबसे बुरी चीज़ बना दी। यानी इस दुनिया की सबसे घटिया, सबसे बुरी चीज़ शायद उसने, मेरे ख्याल में शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो उस शख्स ने खुदकुशी भी की है जिसने इस चीज़ को ईजाद किया था। उसको इस चीज़ का एहसास हो गया था कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन कोई भी चीज़ किसी गलत काम के लिए शुरू में नहीं सोचा जाता। एटम में बिजली घर भी होते हैं, एटमी ताकत से बिजली भी पैदा की जा सकती है। और हमारे यहाँ ना बिजली है ना गैस है, एटम बम है। तो फिर वही आलू टमाटर के भाव कोई बेच ना दे पाकिस्तान, उल्टे सीधे हाथों ना चला जाए। तो वो कह तो रहे, अच्छा डॉलर भी मुल्क से बाहर जा रहा है। मुल्क यूँ समझ लो कि वाकई जिस तरीके से इस वीडियो में पता चला चारों तरफ से घिरा हुआ है। सही बोला है उन्होंने कि अच्छा, आम आवाम बेचारी रो रही है, महंगाई, उनको क्या पता ऊपर से कितने मामला बिगड़े हैं। मतलब एक आम बंदा तो चाय के होटल पे, पान के खोखे पे खड़े होकर बोल रहा है यार महंगाई हो गई है यार, ये और पूरे मुल्क का मतलब ऊपर लेवल पर ही कोई मालूमात ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है महंगाई करेगा। पूरी मुल्क को थोड़ी ना मालूम है कि यार ये सूरत हाल चल रही है कि हमारा मुल्क बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका है, कुछ भी नहीं है। और वो क्या बोल रहे हैं कि बनाया हुआ अल्लाह का मुल्क है तो अल्लाह संभालेगा। देखो ज़रा, खाएंगे हम लेकिन संभालेगा अल्लाह। मतलब क्या यार, लूटमारी करके बैठे हुए हैं। ऐसा ही है। और मैं बता तो रहा था कि ज़्यादातर जायदादें जो हैं पाकिस्तानियों की, सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा जायदादें खरीदने वाले पाकिस्तानी हैं, लंदन में जायदादें खरीदने वाले पाकिस्तानी हैं। आपको पता है इनकी बाहर कंट्रीज़ में कंपनियां हैं, ये कंपनियां भी चला रहे हैं, वहीं बिजनेस भी कर रहे हैं। इन्होंने इस मुल्क में रहना ही नहीं है, ये इनकी लूट की जगह है। यहाँ पर इन्होंने अपना एक निज़ाम चोरी करनी है यहाँ पर, बस इंसान बन के। इस वक्त जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो मुल्क छोड़ने की कर रहे हैं, जिसके पास पैसे हैं वो चाह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से चला जाऊँ। लेकिन उम्मीद करते हैं जो भी है, जैसा है हमारा मुल्क है, हम दुआ करते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हों और ये दरिंदे दूर हो जाए हमारे मुल्क से। दुआ करती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मर जाए, ये दरिंदे दूर हो जाए। अरे बहुत बड़ा सिस्टम है कि जितने भी हैं एक बम फटे जिसमें सारे लोग मर जाए। किसी बेटी के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।